हेलो हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो कल तो मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी और डालना भी नहीं चाहिए था क्योंकि कल करवा चौथ था। तो आप में से जो लोग मैरिड होंगे वो लोग बिज़ी रहे होंगे। तो चलिए आप लोगों को फिर से एक बार करवा चौथ की शुभकामनाएं। मैंने एक दिन पहले भी दे ही दी थी। चलिए मज़ा ही आया होगा। तो त्यौहार था तो त्यौहार के दिन थोड़ा बहुत मज़े मस्ती तो कर ही लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों की मस्ती करने में थोड़ा सा सहयोग दिया कि आज वीडियो ना भेजी जाए, किसी का भी दिमाग जो है डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, पूरा फोकस करवा चौथ पे होना चाहिए, ठीक है। खैर ये सब मजाक की बातें हैं। टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई थी। अब फिर से हम लोग आज दूसरी जो है डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 यानी कि 15। और ये वीडियो आपको जो है DGT PGT LT GIC UPHESC आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी चीज़ों के लिए और नेट के लिए भी आपके वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी। और अगर इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देख रखा है तो वो आप जाके देख सकते हैं। उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बन गई है तो वहाँ से आप पूरा एकदम क्या कहते हैं सीक्वेंस वाइज वहाँ लग रखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सब लोगों को गुड इवनिंग। अभी ज़्यादा लोग सोए तो नहीं होंगे। मैं कोशिश करूँगी कि अब थोड़ा सा जल्दी वीडियो आए। क्या है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है सारी चीज़ें अरेंज करने में पर कोई नहीं, देर सवेर आपके पास पहुंच ही जाती होगी और आप देख लेते होंगे, है ना। तो आज जो है फिलहाल कोई थॉट या कोई भी लाइंस वगैरह नहीं है, सीधे हम लोगों का जो है क्वेश्चन है। तो अब थॉट की बात क्या ही है और आपको बस क्या करना है, अभी आप प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और अपना तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन प्रैक्टिस सेट जितनी भी चीज़ें हैं सब अपना बिल्कुल करिए। अपना तन मन धन पूरा लगा दीजिए अपनी तैयारी में, ठीक है, ताकि आप जो भी चीज़ जिस चीज़ के लिए भी आप तैयार खुद को कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल अपने लक्ष्य की जो है प्राप्ति कर पाएँ, आपका गोल आपको अचीव हो, ठीक है। और होएगा ही। मैंने आपको एक दिन बताया था कि अगर हम परिश्रम करते हैं, है ना, मेहनत अगर हम करते हैं तो उसका रिजल्ट सफलता ही होता है, ठीक है। अब सफलता का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि ठीक है एग्ज़ाम क्रैक होना ही सफलता है, वो तो एक आपके लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। बहुत तरह की सफलता होती है। सफलता सीधी सी बात हो जिस चीज़ को अचीव करके आपको सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। तो आपको जो भी करके सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही आपकी सक्सेस है। फिलहाल ज्ञान बहुत हो गया, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विनेटका योजना किसने प्रतिपादित की, ठीक है। ये विनेटका योजना है, इसके बारे में डिटेल में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें ये जानना है कि किसके किसके द्वारा ये दी गई, मतलब कि किसने प्रपोज किया, ठीक है। तो इसमें आपके डेक्रोली हैं, रिस्क हैं, डॉक्टर कार्ल्टन वॉसबर्न है या सोइनचेन है, ठीक है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। जो डॉक्टर कार्ल्टन वॉशबर्न थे उन्होंने ये योजना प्रतिपादित करी थी। नेक्स्ट है एक शिशु जो तिपहिया साइकिल चलाता है का विकास प्रदर्शित करता है। तो मतलब जो बच्चा वो क्या बोलते हैं 3 पहिया वाली साइकिल चला रहा है वो कैसा विकास, कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है उसका, क्रियात्मक कौशल का या सामाजिक कौशल का या संवेगात्मक कौशल का या समस्या समाधान कौशल का। तो ये बात आपको पता है कि जब बच्चा कोई चीज़ मतलब हाथ पैर यूज़ करके कोई चीज़ करता है तो वो उसके जो है मोटर डेवलपमेंट में आता है। तो यहाँ पर बच्चा जो यहाँ पर कौशल लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो बच्चा है वो क्रियात्मक कौशल उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। क्रियात्मक मतलब कि मोटर स्किल्स उसके अंदर आ रही, क्यों, क्योंकि वो अपने पैरों का यूज़ करके साइकिल को चला रहा है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था मतलब आपका एडोलसेंस की बात हो रही है। तो दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीम्स, संवेदनशीलता, इसके बाद कल्पना की बाहुल्यता और अस्थायित्व। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा। तो मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ भी नहीं क्वेश्चन आएगा आपको गोला बना लेना है, अपनी फिंगर क्रॉस कर लेनी है। तो दिवा स्वप्न बच्चे बिल्कुल होते हैं, आपको पता है दिवा स्वप्न होता ही है किशोरावस्था में। संवेदनशीलता भी होती है ना, किसी भी चीज़ की तरफ बच्चे बहक सकते हैं, किसी भी अच्छी चीज़ की तरफ भी और बुरी चीज़ की तरफ भी। कल्पना की बाहुल्यता, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहते हैं हमेशा, उनको लगता है कि बस अगर उनकी बॉडी थोड़ी सी अच्छी बन रही है तो उनको लगता है बस अब हम ही हीरो बनेंगे, ठीक है। फिलहाल तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन होगा, स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी की जो है भावना नहीं पाई जाती, ठीक है। बच्चे उस टाइम बड़े अस्थिर होते हैं। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया चलती है। विकास यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से जन्म तक चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली या फिर धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो आपका सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जीवन भर चलने वाली मतलब कि ये क्या है कि लाइफ स्पैन चलता है, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। जब से कॉन्सेप्शन स्टार्ट होता है और टिल डेथ, है ना, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं कि किसी न किसी सेक्टर में हमारा विकास होता ही रहता है, ठीक है। वो चाहे आपका सोशल डेवलपमेंट हो जाए, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाए, है ना, तो और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाए, आपका किसी भी तरह का विकास वो हम सीखते रहते हैं। एक के बाद एक स्टेज आती है और उन चीज़ों के लिए हम सीखते रह जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है संवेगों से संघर्ष की अवस्था कहलाती है, ठीक है। मतलब जो हमारी इमोशंस होते हैं उनसे हम बहुत जूझते हैं, तो ये अवस्था जो है कौन सी अवस्था में आती है, ठीक है। तो आप देखिए आपका शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी,
किशोरावस्था यानी एडोलसेंस, या फिर बाल्यावस्था चाइल्डहुड, प्रौढ़ावस्था अडल्टहुड। तो ये भी आपका जो संवेग और संघर्ष की अवस्था होती है, जो स्टैनले हॉल है उन्होंने आपको ये अवस्था कहा भी है कि संघर्ष और संवेगों की संघर्ष और तूफान, आंधी तूफान की अवस्था, उन्होंने किशोरावस्था को मतलब आंधी और तूफान की अवस्था बताया स्टैनले हॉल ने, ठीक है। तो संघर्ष और संवेगों की अवस्था आपकी कौन सी होगी? किशोरावस्था, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण से संबंधित है? ठीक है, भावनाओं की बात हो रही है, तो जहां पर भी आपको देख लीजिए, भावना मतलब इमोशंस की बात हो रही है, इच्छाओं यानी कि आपकी डिजायर की बात हो रही है। तो अगर हम कुछ सोचते हैं, है ना, या किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, तो ये हमारे किससे रिलेटेड होता है? संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट। तो जो आप भावनाओं की बात हो रही है, भावनाओं से क्या होता है? हम सोचते हैं कुछ ना कुछ, है ना। हमारी भावना किसी के लिए बहुत प्यार वाली भावना हो सकती है, किसी के लिए बहुत नफरत वाली भावना हम अपने अंदर रख सकते हैं। तो जो यहाँ पर इमोशन की बात हो रही है ना, जितनी भी भावनाएं हमारी, वो हम इमोशनल होकर के सोचते हैं, हमारे इमोशन से रिलेटेड है। तो आपका जो संवेगात्मक विकास हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही, ठीक। नेक्स्ट है, किशोरावस्था महान तनाव, तूफान और विरोध का समय है। अभी मैंने आपको बताया कि ये वाली अवस्था किसने मतलब दी थी या किसने कहा था? तो क्रो एंड क्रो ने, J.S. रॉस ने, स्टैनली हॉल ने, या हॉरलॉक ने? तो आपको देखिए, स्टैनली हॉल अभी हमने पढ़ा, तो स्टैनली हॉल के द्वारा ये डिफिनेशन दी गई। ये बहुत ही फेमस डिफिनेशन है, मुझे लगता है कि अब तक जितने भी होम साइंस के एग्जाम हुए होंगे, कभी न कभी तो उनसे पूछा ही गया है, ठीक है। फिर है, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार एवं लंबाई होती है ना। यहाँ पे वेट और हाइट की बात हो रही बच्चे की, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो इसमें जो सीधे ऑप्शन मैं आपको वो बता दे रही हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा पढ़ करके टाइम, एक सेकेंड। हाँ, ये जो आपका डी ऑप्शन है 7.5 पाउंड एंड 19.5 इंच, ठीक है। तो ये जो एक रेंज होती है बच्चे का, मतलब जो बच्चे की क्या बोलते हैं इसको, केजी में आपका हो जाएगा 3.5 या फिर 3.2, ठीक है। जो देखिए, जो गर्ल का वेट होता है, जब बेबी गर्ल होती हैं, उनका वेट जो होता है वो 3.2 kg, मतलब एक एवरेज की बात हो रही है, इतना होता है, ठीक है। उनका जो वेट होगा वो 3.2 kg, ये जो आपको मैंने पहला बताया है। और इसके बाद उनका जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 19 से 20 इंच होगी, ठीक है। और बॉयज़ में जो है वो है 3.5 kg उनका वेट होता है, और 19 से 21 इंच तक की उनकी जो हाइट होती है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना या समझ लेना, ठीक है, बहुत आसान है। फिर है, कौन सा मानव विकास का पक्ष नहीं है? मतलब कौन सा इसमें एस्पेक्ट है जिसमें मानव का विकास नहीं होता है? तो शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक मेंटल डेवलपमेंट, संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट, और रिलीजियस डेवलपमेंट। तो रिलीजन वाला जो आपका धार्मिक है, इस तरह का कोई विकास फिलहाल नहीं होता है, ठीक है। फिर है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है, कौन सा, अच्छा सॉरी, ये दोबारा हो गया है। निम्नलिखित में से माँ के आहार का कौन सा पोषक तत्व शिशु के आकार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मतलब कि जो बच्चा है उसके डेवलपमेंट के लिए या उसके आकार के बढ़ने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब बच्चा मतलब मदर के टमी में होता है तो उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होते रहते हैं ना, उसमें कई सारे प्रोटीन, मतलब पूरी बॉडी ही बनती है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो आपने पढ़ा ही था कि टिश्यूज़ के फॉर्मेशन के लिए, सेल्स के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। तो पूरी बॉडी बन रही है ना, फॉर्मेशन चल रहा है टिश्यूज़ का, सेल्स का, मसल्स का, बोन्स का, इन सारी चीज़ों के लिए सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोटीन होगा। इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, कार्बोहाइड्रेट भी आपका क्योंकि कैलोरी बढ़ानी पड़ती है, वसा भी है आपकी, मिनरल्स भी दिए जाते हैं, वाइटामिन भी दिए जाते हैं, लेकिन सबसे सर्वाधिक जो बात हो रही है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। अब प्रोटीन क्यों होता है? क्योंकि एक बॉडी बन रही है ना, तो बॉडी के बनने के लिए, टिश्यूज़ के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई है? लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, यूनानी, या फिर फ्रेंच? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस भी है। लैटिन भाषा से आपका एडोलसेंट जो है वो क्या बोलते हैं, शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। फिर है, शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है। तो शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 होती हैं। बाद में जाकर के कितनी हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं, क्योंकि कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो आपस में फ्यूज्ड होकर के, कई सारी बोन्स मिलकर के फ्यूज्ड हो जाती हैं और फिर वो एक बोन बन जाती है। इस वजह से हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। फिर है, एडोल्सियर शब्द का अर्थ है, जो मैंने अभी बताया ये वाला क्वेश्चन आपका, कि एडोल्सन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से हुई है, ठीक है। फिर वही पूछ रहे हैं कि एडोल्सियर शब्द का अर्थ क्या है? बाल्यावस्था की ओर बढ़ना, शैशवावस्था की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना, या किशोरावस्था की ओर बढ़ना? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि टू ग्रो टू मेच्योरिटी, ठीक है। ये इसको मैंने इंग्लिश में भी दिखा रखा है ताकि आपको एकदम दिख जाए अच्छे से। ये देखिए, टू गो टू मेच्योरिटी, है ना, कि मेच्योर होता है इंसान। चाइल्डहुड के बाद आपका एडोलसेंस स्टार्ट होता है, धीरे धीरे इंसान क्या होता है उसमें मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। तो इसका जो मीनिंग है वो यही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को जाना जाता है बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक
का संधिकाल, या फिर प्रारंभिक विद्यालय की आयु, या फिर दबाव तूफान की अवस्था, या समस्यात्मक आयु। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि दबाव, तनाव एवं तूफान की अवस्था किसको कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कि दबाव, तनाव व तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था है, और ये जो टर्म दिया गया दबाव तूफान की अवस्था, ये टर्म किसके द्वारा दिया गया, अभी मैंने पीछे आपको बताया। ठीक है, रिवीजन के लिए आप दोबारा से देख सकते हैं उधर। तो ये जो बाल्यावस्था है उसको जाना जाता है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। ठीक है, प्री स्कूल एज इसको बोलते हैं। ठीक, हालांकि यहाँ अगर ये दिया होता अर्ली चाइल्डहुड दिया होता है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो ये जो बाल्यावस्था की आयु होती है इसको हम लोग प्रारंभिक विद्यालय की आयु जानते हैं। ठीक, इसके बाद बालक का विकास कब प्रारंभ होता है, 2 वर्ष बाद, 6 माह बाद, जन्म से पूर्व, या 5 वर्ष बाद। तो विद्यालय बोल रही हूँ, बालक का विकास जो है वो जन्म से पूर्व ही स्टार्ट हो जाता है। जन्म से पूर्व मतलब कि जिस दिन से फर्टिलाइजेशन होता है और कॉन्सेप्शन हो जाता है, उसी दिन से बच्चे के अंदर क्या होता है, धीरे 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 विकास होना शुरू हो जाता है, और पूरे 9 मंथ तक पूरा डेवलपमेंट और चलता रहता है, और 9 मंथ में जाकर के बच्चा क्या होता है, मतलब एक बेबी बन जाता है। ठीक है, तो जो विकास होता है हमारा वो जन्म से पूर्व होकर स्टार्ट होता है, और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक हम विकास होता रहता है। ठीक, फिर एक वृद्धि का तात्पर्य है, वृद्धि का मतलब ग्रोथ से है यहाँ पर। ठीक है, ग्रोथ से आप क्या समझ रहे हैं, संरचना में वृद्धि, आकार में वृद्धि, रंग रूप में वृद्धि, या फिर आकार एवं संरचना में वृद्धि। तो जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आकार में भी वृद्धि होती है और जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, दोनों चीज़ों में वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब ये है। और वृद्धि क्या है, वृद्धि जो होती है वो क्वांटिटेटिव उसमें आती है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक, फिर नेक्स्ट है, शिशु के शारीरिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि कौन सा फैक्टर है जो उसको प्रभावित नहीं करता है। वंशानुक्रम है, भौतिक वातावरण है, आहार है, पड़ोस है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आपका हो जाएगा नहीं की बात हो रही है। नहीं आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं रोज रोज आपको बताती हूँ। अगर आपने एग्जाम में समझ लीजिए कि नहीं को याद रखा, सिर्फ नहीं वर्ड को, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके गलत हो ही नहीं सकते। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन प्रभावित नहीं करता है, तो वंशानुक्रम देखिए बिल्कुल प्रभावित करेगा। जैसे आपके मम्मी पापा हैं, उनका हाइट, वेट, उनका जिस तरह की उनकी आंखों का कलर क्या है, बालों का कलर क्या है, तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं उनका जेनेटिक मटेरियल आता है उनके अंदर, तो बच्चे को ये बिल्कुल उनके शरीर के उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, भौतिक वातावरण, आप किस माहौल में बच्चे को रख रहे हैं, है ना, उसको खाना कैसा मिल रहा है, वो कैसे, मतलब घर कैसा है, घर के लोग कैसे हैं, और वहाँ का वातावरण कैसा है, बच्चा खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, कैसे कौन से गेम्स खेल रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को अगर आप बहुत हेल्दी डाइट दे रहे हैं, उसको प्रॉपर पार्क में टहलाने ले जा रहे हैं, जब थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो उसको आप थोड़े बहुत व्यायाम, थोड़े बहुत एक्सरसाइज वगैरह करा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में बिल्कुल प्रभावित करेंगी। ठीक है, इसके बाद आहार की बात है, आहार भी मैंने आपको बताया, अगर आहार तो फिजिकल डेवलपमेंट से डायरेक्ट रिलेटेड है ना। अगर आप बच्चे को फूड अच्छा नहीं दे पाएंगे तो उसके जो बॉडी में फॉर्मेशन चलती है, फॉर्मेशन मतलब बच्चा छोटे से क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होता है, मसल्स होती हैं, है ना, और ये सब चीज़ें बनती हैं, तो उसके लिए फूड उसको चाहिए ही चाहिए, जाहिर सी बात है, तो फूड भी प्रभावित करेगा। लेकिन जो पड़ोस होता है वो पड़ोस नहीं प्रभावित करेगा। ठीक है, पड़ोस वाले बस इतना कर सकते हैं, चीचे चीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो ची करने से आपके फिजिकल डेवलपमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ना की बात कर रहा है तो यहाँ पर पड़ोस की बात हो जाएगी। ठीक, फिर है कि बालक का चौमुखी विकास किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो जो चौमुखी विकास की बात हो रही है, यानी कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये आपका किशोरावस्था में होगा। किशोरावस्था में क्यों, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा, उसको देखिए वो कॉलेज में जाता है ना, और उसका जो सोशल सर्किल होता है, फ्रेंड्स का जो सर्किल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा नहीं होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, वो अब उसका जो दायरा होता है रहने का वो बढ़ता है, वो कई लोगों से मिलता है, अपने फ्रेंड्स से भी मिलता है, इसके बाद उसके जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं वो भी रहते हैं, और घर के भी लोग तो रहते ही रहते हैं, और नए नए लोगों से, नए, अगर मान लीजिए फिर नए प्रोफेशन में गया, नए कॉलेज में गया, नई यूनिवर्सिटी में गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर और हर तरह की चीज़ें कराई जाती हैं। कॉलेज में जाएगा, वहाँ कल्चरल चीज़ें भी कराई जाएंगी, एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ें कराई जाएंगी, बाहर कहीं ट्रिप पे ले जाया जाता है और उनको कई सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट बनवाया जाता है, कई चीज़ें उनको प्रॉब्लम छोटी छोटी दी जाती है, जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, इस वजह से उनका पूरा हर तरह का डेवलपमेंट वहाँ पर होता है इस एज में। ठीक है, नेक्स्ट है, शिशु में सामाजिक विकास के प्रारंभिक लक्षण निम्न में से किसके साथ शुरू होते हैं। तो मतलब सामाजिक विकास कहाँ से शुरू होता है, किसमें, इन्फेंट में, बच्चे में, छोटा बच्चा जो है, सहयोगात्मक खेल खेलने से, माँ को पहचानने से, बच्चों के खिलौने छीनने से, या फिर घुटने के बल चलने से। ठीक है, तो जो बच्चा, सामाजिक विकास मतलब क्या, बच्चा थोड़ा सा इंटरेक्ट होता है, देखता है लोगों को, ऐसे बोल तो नहीं पाता है लेकिन वो देखता है उसके आसपास कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या होता है, अपनी माँ के साथ रहता है, तो वो अपने माँ से इंटरेक्शन शुरू करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। वो माँ के साथ खेलना, रोना, है ना, ये सब चीज़ें करता है, तो धीरे धीरे सबसे पहले क्या करता है, वो माँ के साथ इंटरेक्शन होता है, तो माँ को पहचानने से उसका सामाजिक विकास शुरू होता है। फिर नेक्स्ट है, पालक के अनुशासन की उत्तम शैली है। इसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि इसके लास्ट वाली वीडियो में मैंने ये
मैं एक्सप्लेनेशन तो मैंने सही दिया बट ऑप्शन मैंने गलत ट्रिक कर दिया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑथोरिटेटिव शैली जो होती है वो सबसे अच्छी शैली होती है, ठीक है, वो अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल है। लेकिन मैंने ऑप्शन आपको ये बी वाला टिक कर दिया था, ऑथोरिटेरियन। जो ऑथोरिटेरियन शैली होती है वो माँ बाप बच्चे के ऊपर बहुत कंट्रोल भी रखते हैं और उनसे जो एक्सपेक्टेशन भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अगर आप बहुत हाई रखेंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत हो जाएगी। तो जो अच्छी शैली होती है वो आपकी ऑथोरिटेटिव होती है, ठीक है, ऑथोरिटेटिव, ठीक। यहाँ आप ये लास्ट में ऑथोरिटेरियन वाले में लास्ट में एन आता है। एन मतलब कि जैसे ना आ रहा है ना तो एन आता है, तो एन से आप निगेटिव का एक मतलब सेंस लगा सकते हैं, तो आपको ऑप्शन पहचानने में मतलब आसानी होगी, ठीक है। ऑथोरिटेरियन अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स कैसे बहुत मतलब सत्तावादी है और बच्चे को लव एंड केयर भी उनका कम है और जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा गर्भाशय में भ्रूण तैरता रहता है। मतलब जो यूट्रस होता है उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो किस में तैरता है? अंडवाहिनी नलिका में, उलोकोष तरल में, अंडाशय में, ऊपरिक्त सभी में। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा उलोकोष तरल यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में ही बच्चा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको चोट नहीं लगती। कोई झटका अगर थोड़ा बहुत लगता है तो उससे भी वो सेफ्टी प्रदान करता है उसको। अगर माँ को कभी झटका लगे या कभी गलती से गिर भी गई, अगर बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी हुई तो वो ये मतलब सुरक्षात्मक एक परत प्रदान करता है बच्चे को, ठीक है। फ्लूइड में है तो जाहिर सी बात है कि एक सेफ्टी रहती है बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये उलोकोष तरल को एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। नेक्स्ट है भ्रूण की क्रियाशीलता का सबसे पहले माँ अनुभव करती है फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, फोर्थ मंथ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका चौथा माह होता है उसमें जो माँ होती है वो फील कर सकती है कि बच्चा इधर उधर कुछ मतलब एक्टिविटी कर रहा है या थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है वो, ठीक है। तो फोर्थ मंथ से ये चीज़ फील करी जा सकती है। नेक्स्ट है गर्भवती स्त्री के पैरों में पीड़ादायक संकुचन होने का कारण है अंतः उदरीय रक्तचाप बढ़ने से, अधिक काम करने से, अधिक आराम करने से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो अंतः उदरीय रक्तचाप है इसके बढ़ने से क्या होता है? पैरों में पीड़ादायक संकुचन होने का कारण हो सकता है, ठीक है। फिर है गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन होती है 90 प्रति मिनट, 140 प्रति मिनट, 180, 200, है ना। तो कौन सी होती है? 140 होती है। कहीं कहीं पे आपको अगर आपको 130 या 130 से 140 दिया हुआ तब भी वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। परेशान नहीं होना कि अरे इसमें तो 140 दिया ही नहीं। एक रेंज होती है हर चीज़ की ना, एक एवरेज रेंज दी हुई होती है कि उससे बीच आपको ध्यान रखना है। फिर है अब थोड़ा सा ऐसा आ गया है निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। ये जो आपका एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है फलों में, जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है जो फलों में, उसमें किस सीक्वेंस में होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, हाँ, सबसे पहले आपका क्या होता है, जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं उनका रिएक्शन शुरू होता है, ठीक है। फलों में पॉलीफिनॉल्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो पॉलीफिनॉल्स होगा आपका पहले, इसके बाद आपका जो ये DOPA है, ठीक है, ये होगा आपका, ये मतलब रिलीज होता है एक तरीके का एंजाइम है। और फिर आपका ऑर्थोक्विनॉन्स होगा और सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा? मेलेनिन। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 2 3 1, ठीक है। तो 4 2 4 वाला देखिए सबसे पहला ये सी है। तो ये आपका ये सीक्वेंस वाइज है, नेट का क्वेश्चन है, TGT वगैरह में आने का तो चांस नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक है। तो फिर है, अब ये क्वेश्चन हम हटाते हैं। हाँ, फिर है कि इसको हमें क्या करना है? मैचिंग करना है। मैचिंग जल्दी से कर लेते हैं। दूध किससे रिलेटेड है? पनीर से रिलेटेड है, बहुत आसान क्वेश्चन। फिर पपीता किससे रिलेटेड होता है? पपीता जो होता है वो टूटी फ्रूटी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर चीनी आपका क्या है? चीनी एक प्रकार का फॉन्डेंट होता है। केक अगर आप थीम वाला केक बनवाते हैं कि चलो भाई किसी को कुत्ता बहुत पसंद है तो वो केक के ऊपर बहुत सारे कुत्ते बनवा लेते हैं, तो वो फॉन्डेंट से डिज़ाइन बनाई जाती है। या आजकल इतना सारा डिज़ाइन वाला केक बनता है ना, थीम केक जिसको बोलते हैं, वो फॉन्डेंट से ही वो डिज़ाइन बना दी जाती है, फिर उसको फेंक दिया जाता है, खाने लायक फिलहाल नहीं होता वो। फिर है आपका अंगूर। फिर अंगूर किससे बनता है? मतलब अंगूर से क्या बनता है? वाइन बनती है आपकी, शराब जिसको बोलते हैं। और ये जो सोयाबीन है आपका, इससे टोफू बनता है। ये टोटू लिखा हुआ है, ये टोफू होता है, ठीक है। सोयाबीन के उससे बनाया जाता है टोफू। तो ये मैचिंग हो गई हमारी। नेक्स्ट क्या है? इसको भी मैच करना है। शक्ति यानी कि पावर की बात हो रही, तो शक्ति क्या है आपकी? शक्ति कहाँ होती है आपकी? संगठनात्मक। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर आपको सशक्त बनाना है तो जो सारे लोग मिलकर, संगठन में क्या होता है, कई लोग मिलकर के काम करते हैं, तो ये मुहावरा आपने सुना ही होगा कि जो है संगठन में शक्ति होती है, ठीक है। तो इसलिए संगठनात्मक निधि। फिर इसके बाद है क्या कहते हैं? कमजोरी। तो कमजोरी क्या है? कमजोरी को इन्होंने इससे मैच कर रखा है, किससे? देयता या जिम्मेदारी से, ठीक है। फिर है अवसर। क्या है अवसर? अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे डेवलपमेंट के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कुछ मतलब हमारे विकास के, ठीक है। तो अवसर को हम मैच करेंगे विकास की संभावना। और धमकी क्या है? अगर कोई आपको धमकी दे रहा है तो जाहिर सी बात है आपके काम में क्या होगा? रुकावट आएगी, तो हम ए से मैच कर देंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा खजूर। खजूर में क्या होता है? बताइए, खजूर में क्या होता है? खजूर में होता है आयरन यानी कि लोहा। फिर आम में क्या होता है? आम में आपका विटामिन ए होता है, ठीक। फिर है मंडुआ। मंडुआ क्या है? ये मंडुआ शायद वो मिलता है गाँव में, इसका पेड़ होता है, ठीक है। तो मंडुआ में आपका होता है जो है क्या बोलते हैं,
कैल्शियम, ठीक। इसके बाद मशरूम में आपका होता है प्रोटीन, ठीक। फिर केले में क्या होता है, केले में होता है पोटेशियम। ये आपका ऑप्शन मैच हो गया। इससे आपको देखिए कम से कम 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। टीजीटी में 1 नंबर उठा के पूछ लेगा कि खजूर में क्या पाया जाता है, तो आप बता देंगे आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें भी हम देखिए 5 क्वेश्चन हमारे तैयार होने जा रहे हैं। आईएसआई मार्क किस पे होता है, प्रेशर कुकर पे, ठीक। एफपीओ किस पे होता है, फलों वाले प्रोडक्ट पे यानी कि जैम से। एफपीओ का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कौन से ईयर में आया था ये भी आप बताएंगे। फिर जो एग मार्क होता है वो किस चीज़ पे लगा होता है, मिर्च से, ठीक, मिर्च पाउडर। और ड्यूरेबल प्रेस जो होती है वो किस पे चलाई जाती है, शर्ट पे, शर्ट वगैरह आती है ना, तो ये ड्यूरेबल प्रेस फिनिशिंग कर दी जाती है उस पर, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक जो है बढ़िया रहता है वो। फिर है कि किस आयु में स्पर्धा एवं प्रतियोगी व्यवहार परिलक्षित होते हैं, मतलब बच्चे के अंदर थोड़ी सी कंपटीशन वाली भावना या थोड़ा सा कह सकते हो कि वो करने की भावना कब से आ जाती है, ठीक है। तो ये जो आ जाती है भावना आपके मतलब ईर्ष्या वाली भावना कह सकते हो आप यहाँ पे, तो ये आपका 3 to 5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक। फिर है 18 वर्ष की आयु में, आयु के उपरांत, इसको फिलहाल इस क्वेश्चन को हम कैंसिल करते हैं। क्यों, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। इसका ऑप्शन जो है ये कैंसिल होगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसको आप हटा ही दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। ये क्वेश्चन हम करते हैं क्या, आजा भाई, इसको हम करते हैं कैंसिल। इसका आंसर मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 18 वर्ष की आयु के उपरांत मानव विकास की कौन सी अवस्था होती है, जब आप 18 साल के हो, अब तो हो ही गए होंगे आप 18 साल के, उसके बाद कौन सी अवस्था चल रही है हमारी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। जाहिर सी बात है प्रौढ़ावस्था में चल रहे हैं हम, ठीक, अडल्टहुड में चल रहे हैं, ओके। शैशवावस्था के दौरान शारीरिक विकास की सामान्य वृद्धि होती है, अधिक धीमी, धीमी, साधारण या अधिक तीव्र। मतलब जब इन्फेंसी स्टेज होती है तो जो शारीरिक वृद्धि होती है क्या होती है, बहुत तेज होती है, कम होती है, क्या होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है, एकदम रैपिडली हमारी वृद्धि होती है शरीर की। और अगर ऑप्शन में यहाँ पे प्रेगनेंसी दिया होता तो हम उसमें ऑप्शन मार, मतलब यहाँ पे शैशवावस्था दिया हुआ है, ये आपको स्टेज दी हुई है, इस वजह से हम यहाँ पर अधिक तीव्र लगा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ये दिया था कि शारीरिक वृद्धि या शारीरिक विकास किस में सबसे तेज होता है, ठीक है, तो उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा उसमें होता है आपकी, मतलब वही कॉन्सेप्शन वाले, अरे सॉरी, जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड होता है आपका पूरे उसमें होता है। क्यों, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि एक ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से पूरे 9th मंथ में एक पूरी बॉडी बन जाती है, तो जाहिर सी बात है कि 9 महीने में पूरी बॉडी के एक बच्चे, मतलब पूरा एक बच्चा बन जाता है। तो डेवलपमेंट जो सबसे फास्ट होता है वो प्रेगनेंसी में होता है। लेकिन अगर शैशवावस्था में पूछा जा रहा है तो शैशवावस्था में भी तीव्र होता है। फिर जब आपका चाइल्डहुड आता है तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद लेटर चाइल्डहुड में, मतलब आपको पता है चाइल्डहुड जो है 2 उसमें डिवाइड है ना, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, थोड़ा सा धीमा हो जाता है। फिर जब लेटर चाइल्डहुड आता है, मतलब कि बच्चा जब 10 से 12-13 साल का होता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ता है। फिर जब एडोलसेंस आती है यानी किशोरावस्था, तो फिर से विकास बहुत तेज होने लग जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी में सबसे फास्ट होता है, उसके बाद इन्फेंसी में भी फास्ट ही चलता है। फिर आपका आ जाता है चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। फिर जब लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा। इसके बाद फिर जो है जब किशोरावस्था आएगी तो फिर से वो बहुत तीव्र हो जाएगा। फिर है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, ठीक है। बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो आपका सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी की बात हो रही है, सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस, चिंतन यानी कि थिंकिंग, और कल्पना मतलब इमेजिनेशन। तो ये बौद्धिक तत्व की बात हो रही है, जो मतलब आपकी इंटेलिजेंस होती है वो। देखिए जब अपने हम इंटेलिजेंस से क्या, क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं, थोड़ा थिंकिंग भी करते हैं, इमेजिनेशन भी करते हैं, बट यहाँ पे टॉलरेंस का कोई मतलब नहीं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सहनशीलता, इससे कोई रिलेशन नहीं, सहनशीलता आपका एक दूसरा एस्पेक्ट है, ठीक है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिशु के शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता, चलिए फिर से आ गया नहीं करता, ठीक है। तो देखिए सामान्य प्रसव यानी कि जो वो क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी होती है। इसके बाद माँ का पोषण, इसके बाद है फिर माँ की शिक्षा, या फिर शिशु की समुचित देखभाल। तो क्या प्रभावित नहीं करता है, तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन होगा माँ की शिक्षा, ठीक है। देखिए इसमें अगर होता क्या, डिलीवरी के टाइम कभी कभी बच्चों को चोट वगैरह लग जाती है, या फिर उनका नॉर्मल प्रसव मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो कभी कभी होता है फोर्सेप जो बर्थ होता है, फोर्सेप बर्थ जिसमें बोलते हैं एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे बच्चे को बाहर की तरफ खींचा जाता है। तो कभी कभार बच्चे को चोट लग जाती है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह से भी बच्चे का मतलब जो शारीरिक विकास होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है, अगर नॉर्मल उसका
डिलीवरी नहीं हुई है तो। और माँ का पोषण, मतलब माँ किस तरह का पोषण बच्चे को दे रही है ना, कैसे न्यूट्रिएंट्स, कैसे फूड, वो भी प्रभावित करेगा, जाहिर सी बात है डायरेक्ट बिल्कुल प्रभावित करेगा। शिशु की समुचित देखभाल, तो बच्चे की देखभाल अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात उसका कोई विकास तो हो ही जाएगा। इंसान का बच्चा एक टाइम के बाद वो बड़ा हो ही जाएगा, लेकिन एक सामान्य इंसान नहीं बन पाएगा, एक नॉर्मल बच्चा आप नहीं कह पाएंगे उसको। कई तरह का जो है माल एडजस्टमेंट उसके अंदर हो सकता है। लेकिन जो माँ की शिक्षा की बात है यहाँ पर, इससे कोई बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। हालांकि आज के समय में तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब एक यहाँ पर ऑप्शन की बात हो रही तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से किस उत्तेजना के प्रति शिशु सकारात्मक संवेग प्रदर्शित नहीं करता है? स्तनपान करना, थपथपाना, गर्माहट या जोर की आवाज़। तो इसमें बच्चा क्या करता है, सकारात्मक संवेग नहीं वो करता है। यहाँ पर देख, स्तनपान करना, फीडिंग कराना, तो जाहिर सी बात है बच्चा सुकून में रहेगा, बच्चे का पेट भर रहा है और माँ को भी एक साइकोलॉजिकल एक मतलब होता है कि उसको सेटिस्फैक्शन होता है कि वो अपने बच्चे को फीड करा रही है। फिर थपथपाना यानी कि बच्चों को ऐसे थोड़ा सा पुचकारना, प्यार देना, ठीक है। गर्माहट का मतलब यहाँ पे गर्म से नहीं है, यहाँ पर वार्मथ से मतलब है, लव एंड वार्मथ है ना, मतलब प्यार और केयर जताना, बच्चे को प्यार दिखाना। गर्माहट का मतलब यहाँ पर ये है, गर्माहट की मीनिंग यहाँ पर ये है, देखिए इस तरीके से MTH, ठीक है, वार्मथ है यहाँ पे, ठीक है। फिर जोर की आवाज़, तो जब आप जोर की आवाज़ दिखाएंगे बच्चे को तो वो सकारात्मक संवेग नहीं दिखाएगा, बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, इरिटेट होगा कि भाई मेरे पास चिल्लाओ नहीं, ठीक है। फिर बाल्यावस्था में समाजीकरण की अंतर्निहित अवस्था की अवधि क्या है? अंतर्निहित अवस्था का मतलब यहाँ पर लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज किसने दी है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। मैं ऑप्शन भी बता दे रही हूँ कि लेटेंसी स्टेज जो है वो फ्रॉइड की है या फिर एरिक एरिक्सन की है, आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में। तो इसकी जो अंतर्निहित अवस्था है, इसकी स्टेज में, इस स्टेज में मतलब कौन से अवधि तक है ये? 4 वर्ष से 12-13 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष, 17 से 19 वर्ष या जन्म से? तो इसमें जो स्टेज है, मतलब जो एज दी गई है वो है आपकी 4 से 12-13 साल, लेकिन एग्जैक्ट जो दिया जाता है वो दिया जाता है 6 से 12 साल, ठीक है। आप बताना मुझे लेटेंसी स्टेज किसने दी है, फ्रॉइड ने यूज़ करी है अपने उसमें या फिर एरिक एरिक्सन ने यूज़ की, ठीक। फिर दो व्यक्तियों में परस्पर अंतर कहलाता है। अगर दो हम में और आप में मान लीजिए कुछ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता, लैंगिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता। तो यहाँ पर अगर दो लोगों में कुछ अंतर है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है। एक सेकेंड, सॉरी, ये जो व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। मान लीजिए आपको बर्गर पसंद है, मुझे मान लीजिए सब्जी पराठा पसंद है, तो ये क्या है, इसमें कोई वो नहीं है। ये जो भिन्नता है जो हमारे अंदर और आपके अंदर, ये जो अंतर पाया जा रहा है वो क्या है, इंडिविजुअल। आप कुछ और पसंद करते हैं, हम कुछ और पसंद करते हैं, ठीक है। फिर है कि बाल्यावस्था को काम की सुषुप्ता अवस्था, प्रसुप्ता अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, ठीक है। तो किसने कहा है? थॉर्नडाइक, कोहलर, फ्रॉइड, पियाजे। तो इसको किसने कहा है? फ्रॉइड ने कहा है। अब इसमें आप मुझे जरा बताना कि जो कोहलर थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था और पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है। और पियाजे की तो आप पूरी स्टेज बताइएगा क्योंकि उनके सिर्फ 4 स्टेज ही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से आंसर कर सकते हैं। और अगर आपने आंसर भी नहीं करना तो आप अपने आप से रिवाइज कर लेना, ये होमवर्क जैसे ले लो आप, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन में आप करोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोहलर की कौन सी थ्योरी है और पियाजे की कौन सी थ्योरी है, और प्लस पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दी उनके नाम क्या क्या है। नेक्स्ट है, किशोरों को सबसे घनिष्ठ मित्र होते हैं। ये भी कोई पूछने की बात है। माता पिता को तो बनाते नहीं है इस टाइम, वो उनको लगता है मेरे दोस्त ही सब कुछ हैं। पड़ोसी, शिक्षक, संगी साथी। संगी साथी मतलब उनका जो पीयर ग्रुप होता है, पूरा फ्रेंड सर्किल जो उनका होता है, वो सबसे उनके घनिष्ठ मित्र होते हैं, ठीक है। फिर वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण, मित्र एवं भाई, माता और पिता, पड़ोसी और रिश्तेदार। तो वृद्धि और विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक वो क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। फिर है कि क्या कहते हैं, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शिशु सामाजिक गुणों का पहला पाठ सीखता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहाँ से सीखता है? शिक्षक के, माता पिता से, समाज से, मित्रों से। तो सबसे पहले बच्चा कहाँ? अपने घर में पैदा होता है। घर में उसको कौन मिलता है? मम्मी पापा मिलते हैं। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें सीखता है वो माता पिता से सीखता है। मम्मी पापा उसको कहेंगे बेटा नमस्ते करो, मम्मी पापा कहेंगे बेटा चलो पानी लेकर आओ, बेटा चलो ये करो वो करो, तो बच्चा वहाँ से सीखता है चीज़ें, ठीक है। फिर है शैशवावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भरता, निर्भरता, अंतःनिर्भरता या सहयोग। तो जाहिर सी बात है बच्चा अगर उसको टॉयलेट भी जाना है तो उसको क्या है? डिपेंडेंसी है उसके अंदर, ठीक है। जो विशेषता है क्या है? निर्भरता, कि बच्चा डिपेंडेंट है मम्मी पापा के ऊपर, घर वालों के ऊपर, रिश्तेदार के ऊपर, हर किसी के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट है, किशोरों में संवेग नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? ये यहाँ पे बात हो रही है किशोर जो होते हैं उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दमन है। दमन का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई फीलिंग है उसको बिल्कुल सप्रेस कर दिया जाए कि नहीं नहीं तुम्हें, अगर मान लीजिए आपने किसी से कहा, अपने घर में कहा, आप मान लीजिए 18 साल के हैं, आपने कहा मुझे तो ट्रिप पे जाना है हिमाचल प्रदेश। घर वालों ने कहा नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, इस चीज़ को दफना दो, एकदम दिमाग से भी निकाल दो कि हम तुम्हें कभी जाने देंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने उस फीलिंग को अपने अंदर बिल्कुल दबा लिया। तो क्या ये तरीका अच्छा है आपके इमोशंस पे कंट्रोल पाने का? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पलायन का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को छोड़ करके मतलब उसको एकदम छोड़ दो,
क्विट कर दो उसको वहीं पे, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा मैं जो मुझे यूएस जाना पढ़ने के लिए, तो नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं, वो कहेंगे इसको भी बिल्कुल हटाओ इसको दिमाग से। पलायन करना मतलब उस चीज़ से दूर हो जाना, बिल्कुल ठीक है। हम बोलते हैं ना कि अरे उन्होंने लखनऊ से या किसी भी जगह से उन्होंने क्या किया, पलायन कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपका ऐसा भी नहीं, ये भी सर्वोत्तम उपाय नहीं है आपका। फिर है शोधन। शोधन का मतलब यहाँ पर ये है कि करेक्शन, आप एक तरीके से कह सकते हो, रिफाइनमेंट कह सकते हो, ठीक है। कि मतलब जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं या जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं, जो भी इमोशंस हैं आपके अंदर, उसको और ज़्यादा तेज करो आप, या उसको बहुत ज़्यादा और अच्छा बनाओ। तो ये भी तरीका आपका इसमें नहीं होगा। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने लग जाएंगे तो भी उसमें दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए कोई बुरी चीज़ है आपके अंदर, तो उस चीज़ को अगर आप और अच्छा और या उसको और ज़्यादा रिफाइन करके उसको बनाने लगेंगे, तो जाहिर सी बात वो आपके लिए हार्मफुल होगा। और फोर्थ तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन जो आपका है प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पर ये सबसे अच्छा उपाय है। क्यों अच्छा उपाय है? कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपके अंदर कोई नेगेटिव बिहेवियर है ना, तो उसको क्या करना है आपको। अब यहाँ पर संवेग नियंत्रण की बात हो रही है, आपको इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। तो अब किसी चीज़ को अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि अब आपके जो इमोशंस है उसको आप दूसरे डायरेक्शन में लगाएंगे। तो दूसरे डायरेक्शन में लगाना इस प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलना पसंद है, या आप डेली नहीं खेलने जा पा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको करके आप अब मान लीजिए आप नहीं बहुत ज़्यादा लिख पा रहे हैं, किताबें लिखना है आपको, कहानी लिखनी, आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं। किसी को सुना सकते हैं, या आप किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, है ना, या आप कुछ अपने आप में उसको लिख सकते हैं। तो ये एक मतलब जो आपका इमोशन है उसको आप दूसरी तरफ मोड़ दीजिए, आपको वहाँ से उठा करके आप दूसरे डायरेक्शन में आपको लगा देना है। तो जब आप इस तरह से लगा देंगे तो क्या होगा, आपका भाई जो नेगेटिव बिहेवियर है वो भी आपका धीरे धीरे कम होगा, और दूसरी चीज़ है कि उसको आपने दूसरे डायरेक्शन में कर दिया तो वो बुरा इफेक्ट नहीं डालेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर है कि आयु बढ़ने पर वृद्धि होती है शिक्षा की लंबाई एवं भार में, या फिर समाज में, संस्कृति में। जब आपकी आयु बढ़ती है तो आप हाइट भी बढ़ती है, आपकी वेट भी बढ़ता है, ठीक है। फिर है आक्रामकता, निषेधात्मक व्यवहार, चिढ़ाना। बाल्यावस्था में विकास के किस पक्ष की विशेषताएं हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। तो इसमें जो आपका होगा वो आपका होगा संवेगात्मक। ये सब जो एस्पेक्ट हैं, विशेषताएं, ये संवेगात्मक है। क्योंकि बच्चा अगर किसी को बहुत आक्रामक हो रहा है या बहुत गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो ये सब जो हमारे बिहेवियर होते हैं, इमोशंस होते हैं हमारे, ठीक है। अगर हमें अंदर से गुस्सा आ रहा है तो हम किसी को बहुत अटैकिंग बिहेवियर में बात करते हैं, तो ये आपका इमोशन से रिलेटेड हो जाएगा। फिर है उत्तर बाल्यावस्था और उत्तर किशोरावस्था के मध्य की अवस्था को कहा जाता है परिपक्वता, पूर्व बाल्यावस्था, या पूर्व किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड, और क्या बोलते हैं, लेटर एडोलसेंस वाली बात, उसके बीच की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं। तो जब आपका लेटर चाइल्डहुड खत्म होता है तो आपका एडोलसेंस स्टार्ट होता है। एडोलसेंस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, अर्ली मतलब जो है, हाँ, अर्ली एडोलसेंट स्टेज और लेटर, ठीक है। तो जो आपका पूर्व किशोरावस्था होगा, ठीक है, ये जब उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड खत्म होगा तो एडोलसेंस स्टार्ट होगा। और यहाँ पर ये उत्तर किशोरावस्था पूछ रहे हैं, तो उत्तर किशोरावस्था तो होगा नहीं, तो उत्तर बाल्यावस्था के बाद आपकी पूर्व किशोरावस्था यानी कि अर्ली एडोलसेंस स्टेज ही स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था से संबंधित नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग में रुचि, संवेदनशील प्रवृत्ति, या खेल भावना का विकास। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें होंगी आपकी, तीव्र विकास, विपरीत लिंग में रुचि, संवेदनशील प्रवृत्ति। खेल तो नहीं खेलता बच्चा, ठीक है, खेल वाला तो छोटा रहेगा 3 से 5 6 साल का, तब खेलेगा, ठीक है। प्ले एज आपकी वही बोली जाती है 3 to 6 ईयर, 3 to 5 ईयर। फिर है तो खेल भावना का विकास तो नहीं होता, तो नहीं की बात हो रही है, तो हम डी ऑप्शन जाएंगे। फिर है शैशवावस्था किस आयु से किस आयु तक होती है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बता लेंगे आप, जन्म से, ठीक है, जन्म से कब तक? 2 वर्ष तक, ठीक। फिर है 6 to 9 वर्ष की अवस्था को डैश कहा जाता है, काल कहा जाता है। परिपक्वता का, दबाव व तनाव का, संचय का, समस्यात्मक, ठीक है। तो परिपक्वता वाली स्टेज तो आपको कहीं नहीं जाएगी। दबाव और तनाव आपका क्या है? किशोरावस्था है। और संचय आपका, संचय का मतलब है यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चीज़ों को या कंजर्वेशन करना, ठीक है। और समस्यात्मक तो जो 6 से 9 वर्ष की अवस्था होती है वो समस्यात्मक न होकर के ये आपकी सी ऑप्शन होगा। बच्चे इन सब चीज़ों में क्या होता है कि चीज़ों को अपने अंदर कंजर्व करते हैं, जो चीज़ें उनको दिखाई देती हैं उनको समझने और अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन काल इसको कहा जाएगा, यानी कि संचय काल कहा जाएगा। आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कंजर्वेशन जो एक टर्म है ये किसकी थ्योरी में दिया गया है? पियाजे की थ्योरी में, या एरिक एरिक्सन की थ्योरी में, या फिर कोलबर्ग की थ्योरी में, ठीक है। कंजर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है, सीरिएशन है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है ना, एनिमिज्म है। ये सारे टर्म्स आप थोड़ा सा पढ़ना और आंसर देना, इन तीनों में से किसने देगा, मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। जितना मैंने टर्म बोला है एक ही ने दिया है।
अब उसमें आपको ऑप्शन बताना है पियाजे ने, एरिक एरिक्सन ने या कोलबर्ग ने, ठीक है। तो मुझे लगता है हमारी वीडियो खत्म हुई है। इतने क्वेश्चन थे, कितने थे मुझे नहीं पता। तो चलिए फिलहाल वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो गई, और आप लोग सोइए, अपना ध्यान रखिए, खाना वाना खाइए, बढ़िया डिनर करिए, और मैं कल से कोशिश करूँगी कि 9 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग जब सोने जाएँ तो आराम से एक वीडियो देख करके सो जाएँ, और फिर जब मौका मिले तो रिवाइज़ कर लें। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे पीडीएफ का, तो पीडीएफ के लिए मैंने एक चैनल बनाया था उस पर टेलीग्राम पे, बट वो मतलब उतना मैनेज नहीं हो पा रहा मुझसे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिलहाल मैं तो यही कहूँगी कि आप इसी वीडियो को फास्ट करके फटाफट फिर से रिवाइज कर लें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वहाँ पे आंसर तो दे नहीं पाऊँगी मैं, क्योंकि इतना सारा वो करके मार्क करके वहाँ से नहीं देती हूँ मैं, डायरेक्ट पीपीटी अपलोड कर देती थी मैं, टेलीग्राम का जो ग्रुप था। तो आप यही कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए, इसी वीडियो को आप एक बार और फिर से फास्ट करके, ठीक है, 2x पे चला करके आराम से देख लीजिए। उससे क्या होगा, जो हम लोग इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है वो चीज़ भी आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ क्या करेंगे, आप खाली ऐसे देखेंगे। और मैंने आपको बताया, अगर आपको चीज़ों को अपने अंदर बिल्कुल फीड करना है, माइंड में आपको फीड करना है, तो आप अपने सेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने में क्या होता है, कहीं ना कहीं हम देख रहे होते हैं, आंखों का यूज़ हो रहा है, फिर आप इसको अपने मन में बोल भी रहे होते हैं, तो है ना, प्रोनाउंसिएशन भी कर रहे हैं, और फिर जो वीडियो में मैं बोल रही हूँ वो आपको सुनाई भी दे रहा है, तो आपके 3 सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात, अब आप अपने ज़्यादा इंद्रियों का यूज़ करेंगे तो वो चीज़ आपके अंदर ज़्यादा अच्छे से, मतलब आपका माइंड अडॉप्ट कर पाएगा उस चीज़ को। बाकी फिलहाल आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं देखूंगी, मैं अपलोड भी कर सकती हूँ, कोई उसमें इतना इशू नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो सकता है कल मिलें, अगर टाइम रहा, नहीं कल तो सैटरडे है, संडे को फिर मिलेंगे, या कल टाइम रहा तो कल से फिर से वीडियो आएगी। कोशिश तो फिलहाल यही है कि डेली डेली आप लोगों को वीडियो मिले। और चलिए फिर अब सोते हैं, और आप लोग भी सोइए। सब लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।